नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि ये फरवरी सीरीज़ का पहला दिन। सो फार सो गुड। और बजट से एक दिन पहले का दिन, वो भी बेहद शानदार। और तीसरी चीज़ क्या है कि आज आर्थिक सर्वे पेश होना है। लगभग अब से ठीक 1 घंटे बाद ये सदन पर रखा जाएगा, सदन के पटल पर। उससे पहले बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, वी आर एट डे हाई। और पिछले 3 दिन काफ़ी प्रॉस्परस और अच्छे रहे बाजार के लिए। लेकिन इस दिन की इस दिन का एक अलग ही महत्व था। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इट्स फर्स्ट डे ऑफ फेब सीरीज़, एक बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाली सीरीज़ के बाद नई सीरीज़ का पहला दिन। जो बात मैं सुबह कह रहा था कि एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया, हालांकि लॉन्ग भी काटा, बट एफआईएस फिर भी कुछ हद तक उतनी एक्सट्रीम नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में नहीं थे। दोनों ही इंडिसेस के लिए आज एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था और वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड सो फार अगर आप देखें, निफ्टी ने, जिसने अपनी जर्नी लोअर ट्रेजेक्टरी से ऊपर निकलने की निफ्टी बैंक के बाद शुरू की थी, वो अब इस वक्त एक शेड बेटर हो गया है निफ्टी बैंक से। यानी ओवरटेक किया है निफ्टी ने इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस इन लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 सेशंस। क्यों, समझाता हूँ। सुबह की अप्रोच लेके ये क्या थी? देखिए, 2 बातें थी। हम सिर्फ विचार इस बात पे करते हैं कि बाजार क्या कर सकता है, किन सर्कमस्टेंसेस में। अगर 20 डे कटा RS1, तो हम जाके उस क्लस्टर को जाके स्ट्राइक करेंगे जहां पे अब सबसे बड़े कॉल कंसंट्रेशन है। 23, 304, 329। अगर इस जोन को आप काट गए तो आपको 402 भी मिलेगा, 437, इवन 489 लुक्स पॉसिबल इन दैट केस। ये बाजार एक ट्रेंडिंग डे हो जाएगा अगर हम RS1 को काट गए। अब RS1 क्या था जनाब? ये था कॉलाइटस का जोन और ये था स्लोपिंग डाउनवर्ड, इनफैक्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड नहीं, फ्लैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आपने उसके जोन के बाइसेक्ट होने के बाद लिया है ना, तो यकीन मानिए 125 पॉइंट आपके पास है। बट ये पिक्चर कहाँ तक की है? मैं निफ्टी बैंक पे आऊँगा, बट पहले निफ्टी की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स चेक, आई मीन ऑप्शन स्टेट्स। क्या कह रहे हैं ऑप्शन स्टेट्स? क्या कॉल राइटर्स आके इस बात को थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? क्या वो हायर लेवल्स पे कॉल बेच रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली। आपकी स्क्रीन पे देखिए, न 23,400 पे न 23,500 पे बहुत बड़ा कॉल कंसंट्रेशन नहीं है। ज़्यादा है आज पुट राइटिंग 23,300 पे 42 लाख, 23,400 पे करीब 43 लाख पुट बिकी। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है इन स्ट्राइक्स में। तो जब बाजार ऊपर चलता है तो पुट राइटर्स का ऊपर आना ये एक कन्विक्शन का संकेत होता है, एंड दैट्स विजिबल ऑन स्क्रीन राइट नाउ। वो चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है। देखिए करना क्या है, अब फिर RS की पेट लिखा है रेजिस्टेंस की। निफ्टी पे क्या तय किया था हमने? अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है 23,438। हमने बात क्या की थी कि 23,437 और उसके बाद 489 का जोन खुल जाएगा। अब 489 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 38 लाख कॉल खड़ी हुई है। अब आइए निफ्टी बैंक पर। देखिए, निफ्टी बैंक पर जरा पहले एक स्टॉक दिखाइएगा स्क्रीन पे, दैट्स आई थिंक HDFC बैंक। HDFC बैंक 1696 सुबह से आज लगभग 7 बजे से लेकर 8:30 के बीच में आपको मैं 5 बार बता चुका हूँ कि HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टॉक, जिसको निफ्टी बैंक के 20 डेमा के ऊपर का सफ़र तय करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देना है। 1700 और 1690 पे कॉल्स बिकी हुई हैं। हम HDFC बैंक पे 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये क्लस्टर निकल गया तो ये निफ्टी बैंक को एक थ्रस्ट देगा। और आपकी स्क्रीन पे देखिए, आज सुबह क्या बात हुई थी? आइदर यू बाय डिप्स। निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। आज का इंट्राडे निफ्टी बैंक का लो क्या था? निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो था करीब 49,027। बेस लेके आइए निफ्टी बैंक का, जरा बेस देखिए। मॉर्निंग में ये बात क्लियरली कही थी कि बेस पे ट्राई कीजिएगा। 49,026 लो है। प्रिसाइसली गया, बेस 1 को टेस्ट किया, स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, नाउ इज एट डे हाई। अब देखिए डे हाई की डेफिनेशन क्या है? निफ्टी बैंक इज नाउ ट्रेडिंग अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स गुड। और आज की पूरी लोअर शेडो डिफाइंड है, लो है 10 डेमा और लोअर शैडो पूरी कल की कैंडल को कवर करती है। और अब हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। कल 49,500 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते थे।
क्या 49,500 पे कॉलाइटस है इस वक्त? आइए एक बार गेस करने की कोशिश करते हैं स्टैट से। नो, नॉट एग्जैक्टली। 49,500 पे सिर्फ 4.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, और अगर आप इसके अगेंस्ट कंपैरिजन करें, जिस लेवल को आज हम लो लगा के आए एट 49,000, 6 लाख कॉल बिकी हैं और आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब पहुंच गए 11 लाख। दैट्स गुड। ये एक ट्रेजेक्ट्री चेंज का इशारा होता है। चलिए, इस बीच अब हम थोड़ी देर में अब आर्थिक सर्वे पेश, देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक की मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री बता दी। अब एक और चीज़ आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो कि इस बाजार की दशा दिशा सेकेंड हाफ में क्या होगी। FY26 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.3-6.8% संभव। लक्ष्मण जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी, सुबह आपने एक खबर दी थी महत्वपूर्ण कि 7% से शायद इस बार का जीडीपी नीचे हो। बाकी और क्या बारीकियां निकल के आ रही है, लक्ष्मण जी बताइए जरा एक बार। बिल्कुल, सुबह हमने बताया था कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से नीचे रहने का दिया जा सकता है आर्थिक सर्वे में। अब जो मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है सूत्रों से, वो 7% से नीचे एग्जैक्ट फिगर अगर कहें तो 6.3% से लेकर के 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अगले कारोबारी साल के लिए दिया जा सकता है। जी हां, कारोबारी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो हो सकता है वह 6.3 से लेकर के 6.8 के बीच में रह सकता है। इस बात का अनुमान आर्थिक सर्वे में दिया जा सकता है। अब से कुछ ही देर बाद आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर इसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि 7% से नीचे का ग्रोथ का अनुमान दिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का दबदबा बना रह सकता है। भारत का जो एक्सपोर्ट है जीडीपी के मुकाबले, उसमें एक दबाव देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट में एब्सोल्यूट नंबर टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ता दिखेगा, लेकिन जीडीपी के रेशियो के हिसाब से एक्सपोर्ट उतना ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोजगार के मौके पर एक उल्टा असर पड़ सकता है। इस तरह के कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बातें कही जा सकती हैं। और इसका उपाय क्या बताया जाएगा? इसका उपाय बताया जाएगा दो, सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात कि डीरेगुलेशन करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो डीरेगुलेशन मतलब सरकार के कायदे कानून को और ज्यादा आसान करिए। डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पर शायद चुप्पी साधे दिख सकता है आर्थिक सर्वे। दूसरा जो उपाय सुझाया जा सकता है वो है कृषि क्षेत्र। उसमें यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में भारत क्या यहाँ पे बढ़त हासिल करता रहा है। कृषि क्षेत्र काफी मजबूत है, तो बजाय दूसरे सेगमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के कृषि क्षेत्र पर अगर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस की बात यहाँ पे आर्थिक सर्वे में की जा सकती है। अच्छा लक्ष्मण जी, किसी भी आर्थिक सर्वे का जो वो एक बजट का आधार भी होता है कि भाई अर्थव्यवस्था ऐसा कर रही है, अर्थव्यवस्था की दशा दिशा ऐसी है। दो बात आपने कही, आपने मैन्युफैक्चरिंग, डीरेगुलेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस। लक्ष्मण जी, डिमांड काफ़ी इस वक्त ट्रिम हो चुकी है। क्या ये आर्थिक सर्वे आपको ये भी किसी बात के संकेत दे रहा है कि शायद लोअर मिडिल क्लास को या फिर मिडिल क्लास को या फिर एटलीस्ट लोअर टैक्स स्लैब्स में एक रिलीफ दिया जाए? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पेस ऐसे भी हैं जो इस बात की एटलीस्ट एक एजम्पशन लगा के चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस FMCG, इस पर आपका टेक लक्ष्मण जी। देखिए, यहाँ पे आर्थिक सर्वे में सबसे बड़ी बात वो है महंगाई को लेकर कही जा सकती है। जो आपने कहा उसका जवाब वहां पे आपको मिलेगा। महंगाई के मोर्चे पे जो अब तक दबाव था वो शायद कम होता दिखेगा, ऐसा आर्थिक सर्वे अपने अनुमान में पेश कर सकता है। इनकम टैक्स को लेकर थोड़ा सा बचते हैं ये लोग, हालांकि इनकम टैक्स में बड़ा पिक्चर यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी कटौती की सिफारिश आर्थिक सर्वे में नहीं की जाती है, ये आमतौर पर हमने देखा है। और आर्थिक सर्वे एक तरीके से कहें नींव होती है बजट को लेकर के, लेकिन आर्थिक सर्वे में जो बात कही गई है हूबहू उसकी ही झलक दिखे बजट में, इसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि आर्थिक सर्वे जो टीम बनाती है वो दरअसल अर्थव्यवस्था के अभी जो हालात हैं, चुनौतियां, उसके आधार बनाती है। लेकिन ये बात सही आपने कही कि आर्थिक सर्वे बनाने वाली टीम के मुखिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार बजट टीम में भी साझेदार होते हैं, प्री बजट मीटिंग में शामिल होते हैं, बजट में क्या होना है उससे सलाह मशविरा में वो भी उनकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो उसकी झलक अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन ये बात सही है कि बजट से ठीक एक दिन पहले पेश होने वाला आर्थिक सर्वे ये बता देगा कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या हैं, और कुछ उपाय की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारे अगर आप देखें जो इस बजट सर्वे के जो डायमेंशंस है उस पर हमने बातचीत करी। अभी कुछ देर में एक घंटे के अंतराल में लक्ष्मण जी के पास फिर जुड़ेंगे, और जब आर्थिक सर्वे आ जाएगा उसको बारीकी से समझने के लिए
लक्ष्मण जी से फिर जुड़ेंगे। एज ऑफ नाउ बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी ने कही, और ये हालांकि सुबह ही लक्ष्मण जी ने हमको एग्जैक्टली बाजार खुलने से पहले इस बात से लेकर अवगत करा दिया था कि जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसको घटाया जा सकता है, वो 7% से नीचे होगा। नाउ इट्स 6.3 6.8। मैन्युफैक्चरिंग डीरेगुलेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस, ये दो महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनका इस बजट में आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा। शिवांगी शारदा हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा समय लगा मुझे आपके पास आने में, लेकिन शिवांगी, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन डे फर्स्ट ऑफ द सीरीज। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव है और बुल्स ने अपना पूरा एक क्लियर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है पिछले 4 सेशन से। निफ्टी अब अपने प्रीवियस हर्डल के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और आरएसआई भी एक पॉजिटिव यहाँ पे एक रुझान दिखा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छे तेज़ी की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स बजट है, वॉलेटिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। और सीरीज़ का आज पहला दिन है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव आज ओपनिंग हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 23,500 पे काफ़ी अनवाइंडिंग होनी बाकी है, जहाँ पे हम एक अच्छा लेग ऑफ रैली शुरुआत देखेंगे। नेक्स्ट जो पड़ाव है 23,750 के बनते हुए दिख रहे हैं, 23,150 के एक सपोर्ट के साथ। तो ये रेंज रहेगा निफ्टी के लिए। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, जो कि एक ऑल्सो कंफर्ट है बुल्स के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हल्की कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और 49,000 के ऊपर हालांकि अच्छे से होल्ड कर रहा है, बट इम्पॉर्टेंट है कि 49,500 के ऊपर ये होल्ड करे, तब जाके हम यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखेंगे। ओवरऑल सपोर्ट पे काफ़ी हम देख रहे हैं बाइंग है, 49,000 एक अहम लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। हैवी वेट्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी में भी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है, बट रेंज थोड़ा हायर रहेगा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी और बजट के चलते। ओके शिवांगी, आपके 3 ट्रेड्स। ट्रेड्स के लिहाज से सबसे पहला पिक मेरे रडार पे है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और शानदार रूप से जो स्टॉक 1000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल्स को सरपास करते हुए दिखा है। पिछले लगभग 11 हफ्तों से ये लेवल्स जो है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा था और अब हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी एक नेगेशन देखने को मिल रहा है पिछले 4 से 5 महीनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद। तो यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 1060 के टारगेट्स यहाँ बन रहे हैं 995 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर है और जिस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ कंसिस्टेंटली ऐड हुए हैं, इस बैंड के लोअर बेस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और ये पूरे सेक्टर में ये सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है, आउट परफॉर्मर्स रहा है। तो यहाँ पे हम एक अच्छे अप मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल काफ़ी है। 3650 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 3430 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा MGL पे। यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन 9 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब निकल रहा है। पिछले 3 हफ्तों से काफ़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी यहाँ पे बिल्डअप हुई है और OI भी कूल ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे 1400 तक के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 1340 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, इंडेक्स पे चर्चा पूरी हो गई और बजट को लेकर बातचीत भी हो गई, आर्थिक सर्वे को लेकर। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर, रियल एस्टेट और साथ ही साथ रियल एस्टेट एंसेलरी स्पेस के क्या है मांगे, क्या एग्जैक्टली उनको लगता है कि इस बजट में उनके लिए क्या आ सकता है। बातचीत करेंगे सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा हम इस चर्चा को मोड़ते हैं बजट को लेकर, एक्सपेक्टेशंस को लेकर। इंडस्ट्री क्या समझती है, क्या मानती है, क्या होना चाहिए इस बजट से। आज हमारे साथ सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री केशव भजंग मौजूद हैं इस वक्त। केशव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी पिछले 3 महीने से 4 महीने से थोड़ी सी रियल एस्टेट में हल्की सी सॉफ्टनेस और प्राइस का स्टेबलाइज होना आपको नज़र आया है क्या? और ऐसे में मैं जानना चाहूँगा, अच्छा मेरी एक धारणा ये भी है कि सर जो रियल एस्टेट में स्पेशली मिडिल क्लास के लिए जो प्राइस रेंज थी वो काफ़ी ऊपर चली गई है। थोड़ा उनका वो अफोर्डेबल जिसे हम कहते थे उसकी परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। अब अल्टीमेटली अगर बजट में कुछ ऐसा करना है कि डिमांड में फिर एक पुश आए, लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित हों, क्या किया जा सकता है इस बजट में ऐसा?
आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में डेफिनेटली कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में। और आप देखेंगे कि इससे 2 इम्पैक्ट आए हैं। जो ईएमआई का क्वांटम है, वो काफ़ी बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण ईएमआई का अमाउंट फर्दर बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए, जो एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर टैक्स कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट बीइंग पेड टुवर्ड्स होम लोन्स, इसका जो लिमिट है वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। इससे डिस्पोजेबल इनकम जो आपके कंज्यूमर्स के हाथ में रहेगा वो बढ़ेगा और ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सेकेंडली, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट है वो आप देखेंगे तो अभी भी 45 लाख रुपए जो मेट्रोज एंड टियर 1 टियर 2 सिटीज में शायद अब वैलिड नहीं रहा है, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि इस लिमिट को भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी ताकि जो हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव है उसको गवर्नमेंट अकम्प्लिश कर पाए। जी हाँ, जो पहली मांग की आपने वो बिल्कुल जायज़ है और जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसकी डेफिनेशन को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। उसका थ्रेशोल्ड जो है उसको किया जा सकता है चेंज। अच्छा, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, इसमें इस वक्त डिमांड एनवायरनमेंट आपको लग कैसा रहा है? बोथ आई मीन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स और रिटेल, दोनों डिमांड कैसी रही है बीते 3 महीने में सर? देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड में थोड़ी मंदी आई है। डिमांड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज से साल 1.5 साल पहले, बट इसका कारण है कि जो नए लॉन्चेस है वो मार्केट को अब हिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमारे सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड आने वाली है, क्योंकि हमारा सेक्टर रियल एस्टेट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ कि काफी समय से चर्चा हो रहा है कि फर्नीचर इंडस्ट्री के ऊपर पीएलआई स्कीम लाई जाएगी, और पीएलआई स्कीम का बेनिफिट हमने काफी सारे सेक्टर्स में देखा है पिछले कुछ सालों में। तो इस बजट में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्नीचर सेक्टर के ऊपर पीएलआई स्कीम आएगी, और इसके कारण इंडिया जो आज के दिन नेट इंपोर्टर ऑफ फर्नीचर है वो बहुत जल्द नेट एक्सपोर्टर बनेगा। आज हमारे पास सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, वो हैं। बहुत अच्छा डोमेस्टिक मार्केट भी है, और अगर पीएलआई स्कीम आता है तो वियतनाम, चाइना जैसे मेजर एक्सपोर्टर से हम कम्पीट कर पाएंगे, और इसका बेनिफिट हमारे सेक्टर को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, चलिए केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हो सकता है आपसे बजट के बाद ज़रूर बातचीत करें खुल के। जो भी बजट में चेंजेस आते हैं या फिर घोषणाएं होती हैं उसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होता है। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका, और बात करते हैं अब ऑप्शंस के ट्रेड की। क्या पिक करना चाहिए सेकंड हाफ के लिए? शिवांगी बताइए, क्या इम्प्रेस कर रहा है आपको इस वक्त लेने के लिए? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया मैंने चूज़ किया है, टाटा कंज्यूमर। इस पूरे स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिख रही है बजट के अहेड भी, और ये स्टॉक ने अपने साइकोलॉजिकल 1000 मार्क्स को क्रॉस करते हुए नजर आया है। काफ़ी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है, और वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग की तरफ काफ़ी ऐड हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। स्टॉक में कुल मिला के IV स्कूल ऑफ भी हुए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं। 1030 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक अच्छा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। 20 के स्टॉप लॉस और यहाँ पे 50 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। ओके, शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। टाटा कंज्यूमर की कॉल ऑप्शन लेनी है आपको, और ये स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे 1030 के ऑलमोस्ट एट द मनी। फिलहाल एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डे में। तब तक के लिए